जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक और नया क्वेश्चन पेपर इकोनॉमिक्स क्लास 12th का। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बेटा अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू से। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, उसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिएट मनी। ऑप्शन गिवन है बेटा, ए नोट्स एंड कॉइन्स, बी डेबिट कार्ड, सी क्रेडिट कार्ड, डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन ए नोट्स एंड कॉइन्स। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया एमसीक्यू, बट आपको बेटा इसका रीजन भी पता होना चाहिए कि ऑप्शन ए क्यों है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले फिएट मनी की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। फिएट मनी इंक्लूड those kind of money which is in circulation within the economy by the order of government। और हमारे देश में ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट से कौन सी मनी सर्कुलेशन में है वो आप सबको पता है। ठीक है, वो है नोट्स एंड कॉइन्स। इसलिए लीगली हमारे देश की टेरिटरी के अंदर कोई भी व्यक्ति नोट्स और कॉइन्स को लेने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर के रूप में एक्सेप्ट की जाती है, इसलिए इसको नाम दिया गया है फिएट मनी। ठीक है, जबकि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ठीक है, उनको आप एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हो। ठीक, तो यहां पे देखिए अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें दिया है इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मनी सप्लाई द टर्म M3 and M4 आर आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए है शॉर्ट मनी, ऑप्शन बी है लॉन्ग मनी, ऑप्शन सी है ब्रॉड मनी और ऑप्शन डी है नैरो मनी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेटा इकोनॉमिक्स में शॉर्ट मनी और लॉन्ग मनी के रूप में ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होती है। ठीक है, बट जो ब्रॉड मनी है और नैरो मनी है ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में मनी में यूज की जाती है। तो जो M3 और M4 है बेटा, ये एग्जांपल किसके हैं? ठीक है, ये किसके हैं? ये है ब्रॉड मनी के। ठीक है, इसको किस में इंक्लूड किया जाता है? ब्रॉड मनी में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, वो है ऑप्शन सी ब्रॉड मनी। अब इसको हम ब्रॉड मनी क्यों कहते हैं उसका रीजन है बेटा, देखिए आपके जो कोर्स में है वो केवल M1 है, कंपोनेंट्स की अगर आप बात करें तो आप केवल M1 के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। तो M3 और M4 में M1 तो इंक्लूड होता ही है बेटा, इसके अलावा और जो कंपोनेंट्स हैं वो भी इंक्लूड किए जाते हैं, यानी वो M1 से ज्यादा वाइडर है, इसलिए उसका नाम रखा गया बेटा ब्रॉड मनी। क्लियर है? अब इसी में बेटा एक और ऑप्शन पूछा गया है आपसे, द नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इंक्लूड। अब यहाँ पे नैरो कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है कैश विद पब्लिक, ऑप्शन बी है डिपॉजिट विद बैंक्स, ऑप्शन सी है डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे बेटा जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब उसका रीजन क्या है? देखिए यहां पर ये बात करें नैरो कॉन्सेप्ट्स ऑफ मनी की, तो नैरो कॉन्सेप्ट्स में बेटा M1 शामिल होता है, M2 शामिल होता है। ठीक है, तो M1 में आपको पता ही है क्या क्या होता है। सबसे पहले C दैट इज करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, फिर DD डिमांड डिपॉजिट यानी बैंकों के पास जो पैसा जमा है। ठीक है, तीसरा OD अदर डिपॉजिट। इसके अलावा डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस वो भी इंक्लूड कर लिया जाए तो ये बन जाता है M2। ठीक है, और M1 और M2 जो है वो नैरो कॉन्सेप्ट्स हैं, M3 और M4 जो है वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्स बट रिमेन्स विद इन अ स्पेसिफिक रेंज एज डिसाइडेड बाय सेंट्रल बैंक। ऑप्शन ए है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ऑप्शन बी है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ऑप्शन सी है मैनेड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ऑप्शन डी है मैनेड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। यानी यहाँ पे आपको एक्सचेंज रेट का नाम बताना है बेटा जिसमें डिटरमाइन किया जाता है रेट ऑफ एक्सचेंज बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बट वो विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज रहता है, और वो रेंज कौन डिटरमाइन करता है बेटा? सेंट्रल बैंक। ठीक है, ध्यान दीजिए, सोचिए क्या आंसर होता है। तो इसका जो आंसर है बेटा, इसको हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं डर्टी फ्लोटिंग के नाम से, मैनेज फ्लोटिंग के नाम से, और यहां पर दिया गया है क्या? इसका आंसर है ऑप्शन सी मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोटिंग
एक्सचेंज रेट, ठीक है। इसी को हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं, ठीक है, और इसको हम मैनेज फ्लोटिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा इसको मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग? देखिए इसमें जो है रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन किया जाता है बेटा मार्केट फोर्स के द्वारा, यानी डिमांड और सप्लाई के द्वारा। बट जब वो रेट ऑफ एक्सचेंज एक रेंज से, एक लिमिट से कम या फिर एक लिमिट से ज्यादा हो जाए, तो वहां पर सेंट्रल बैंक हैव टू प्ले अ रोल, ठीक है, और सेंट्रल बैंक उस रेट ऑफ एक्सचेंज को एक विद इन रेंज लेकर आता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया मैनेज फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब फ्लक्चुएशंस को मैनेज करता है, कौन करता है? आरबीआई करता है। बट जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाता है? मार्केट फोर्स के द्वारा किया जाता है। इसलिए हाइब्रिड भी है, ठीक है, क्यों? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज एंड फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है? तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है डैश और बीओपी इज दैट अकाउंट व्हिच रिकॉर्ड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी आपको बीओपी के उस अकाउंट का नाम बताता है जिसमें हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिकॉर्ड करने हैं गुड्स के। ऑप्शन ए है करंट अकाउंट, ऑप्शन बी है कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी है एनी वन ऑफ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बीओपी के। भाई ये तो बीओपी में रिकॉर्ड ही नहीं होता, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का वो है ऑप्शन ए करंट अकाउंट, ऑप्शन ए करंट अकाउंट, ठीक है। क्योंकि हमें पता है बीओपी की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। और करंट अकाउंट में ही आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम दैट इज गुड्स, ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम दैट इज सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर, यानी कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स है वो किसका पार्ट हो गया बेटा? करंट अकाउंट का हो गया। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच पेयर ऑफ द आइटम्स इन कॉलम ए टू दोज इन कॉलम बी, यानी कॉलम ए और कॉलम बी में, ठीक है, कुछ आपको कंपोनेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, उसमें से एक जो पेयर है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको वो करेक्ट पेयर आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला है मनी फ्लो, कॉलम बी में है डेप्रिसिएशन, फिर है रियल फ्लो, फिर है फैक्टर सर्विसेज, फिर है ट्रेड फ्लो, फिर है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर है कैपिटल फ्लो, फिर है उसके सामने इन्वेंटरी, ठीक है। तो आपको बताना A1, B2, C3 और D4। तो यहां पे बेटा जो करेक्ट आंसर है 5th का वो है ऑप्शन बी, यानी बी सेकंड। और बी सेकंड में अब देखिए कौन सा है, वो है रियल फ्लो और उसके सामने लिखा है फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। हमें पता है दो तरीके के फ्लो होते हैं, एक मनी फ्लो और एक रियल फ्लो। मनी फ्लो क्या शो करता है बेटा? इट शोज फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। जबकि रियल फ्लो क्या शो करता है बेटा? इट शोज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर, यानी रियल फ्लो में फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज लिखा है, तो इसका मतलब रियल फ्लो फैक्टर सर्विसेज का पार्ट है या फैक्टर सर्विसेज रियल फ्लो का पार्ट है। तो इसलिए आपका ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, कंट्री एक्स हैज मोर इन्फ्लेशन देन कंट्री वाई, यानी कंट्री एक्स में जो कीमतें हैं, समझिए कंट्री एक्स में जो कीमतें हैं वो कंट्री वाई से ज्यादा है। इन्फ्लेशन मतलब कीमतें ज्यादा, कीमतें बढ़ रही है, ठीक है। Which of the following is most likely to happen in such a case? तो इस केस में क्या होगा आपको ये बताना है। A surplus trade balance in country Y, option B a deficit trade balance for country X, option C rise in export from country X to country Y, और option D a rise in import from country Y to country X, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है, वो होगा ऑप्शन डी, राइज इन इंपोर्ट्स फ्रॉम कंट्री वाई टू कंट्री एक्स,
अब आप कहेंगे भाई ये कैसे है, तो इसके लिए आपको जो पहली स्टेटमेंट है वो समझनी पड़ेगी। देखिए कंट्री एक्स में कीमतें ज्यादा है कंट्री वाई से, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, वाई में चीजें सस्ती मिल रही है, तो एक्स क्या करेगा, कंट्री वाई से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो उससे ठीक है एक्स के इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, जो कि वो किससे कर रहा है, कंट्री वाई से कर रहा है। तो ये इसका पहला ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा। और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है बेटा, फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड द रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी, गोल्ड एंड स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स विद इन द डोमेस्टिक कंट्री। स्टेटमेंट 2 दिया है बेटा, बोरोइंग्स एंड लैंडिंग इंक्लूड द बोरोइंग्स बाय रेजिडेंट फ्रॉम द रेजिडेंट ऑफ अब्रॉड और क्रेडिट आइटम एंड सेंडिंग टू द रेजिडेंट ऑफ फॉरेन कंट्री डेबिट आइटम्स। ठीक है, तो देखिए जो स्टेटमेंट 1 है वो भी बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 1 ये कहेगा कि फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या इंक्लूड है बेटा, रिजर्व है फॉरेन करेंसी का, गोल्ड का और स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स का, तो ये बिल्कुल ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी, स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज वर्ड जो यूज होता है बेटा वो फॉरेन करेंसी के लिए यूज होता है, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज रेट, भाई हमारी करेंसी को फॉरेन करेंसी में बदलने की रेट को बोलते हैं हम लोग, ठीक। दूसरा बोरोइंग एंड लैंडिंग, अब इसका मतलब क्या है, बोरोइंग का मतलब है बोरोइंग बाय द नॉर्मल रेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, और लैंडिंग का मतलब क्या है कि भाई जब हम लोग उनको उधार देते हैं, तो ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ठीक है आपको वही 4 ऑप्शन दे रखे, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू और फर्स्ट इज फॉल्स। तो अब तक आपको अंदाजा हो ही गया होगा इसका आंसर क्या होगा बेटा। तो इसमें जो और वाली ऑप्शन है उसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया बेटा अपना क्वेश्चन 6। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए बेटा जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें भी 2 ऑप्शंस हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में पूछा गया है, व्हाट इज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। ऑप्शन ए है रेशो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन कंजम्पशंस। ऑप्शन बी है रेशो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। ऑप्शन सी है रेशो ऑफ एनी लेवल ऑफ इनकम टू कंजम्पशन, और ऑप्शन डी है रेशो ऑफ कंजम्पशन टू एनी लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो यहां पे जो ऑप्शन डी है वो है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पे आपका जो 7th क्वेश्चन है उसमें जो आंसर डी है ऑप्शन डी है। ठीक है, रेशो ऑफ कंजम्पशन टू एनी लेवल ऑफ इनकम। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब क्यों करेक्ट आंसर है समझिए, इन्होंने पूछा एपीसी, और एपीसी क्या होता है बेटा, दैट इज सी अपॉन वाई। ठीक है, ये आपको बताता है कंजम्पशंस का इनकम के साथ रिलेशन। क्लियर, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में दिया है, रीड द फॉलोइंग एजर्शंस और रीजंस। ठीक है, एजर्शन है मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1, कि जो मिनिमम वैल्यू होती है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वो इक्वल टू 1 होती है। रीजन दिया है मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 1, ठीक है, व्हेन एमपीसी इज 0 एंड एमपीसी कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, कि भाई जो मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की है वो 1 कब होगी, जब आपका एमपीसी 0 होगा, मतलब आप बड़ी इनकम का कुछ भी खर्च नहीं कर रहे, और एमपीसी नेवर कैन बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल ठीक है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1। क्यों, देखिए के जो है के और वाला है, इसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, अब यहाँ पे 1/1 माइनस 0 आप रख दें, एमपीसी की वैल्यू 0 रख दें तो ये आ जाएगा 1/1। ठीक है, तो एमपीसी मिनिमम 0 ही हो सकते हैं क्योंकि एमपीसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, और जब एमपीसी 0 होगी तो आपका के की वैल्यू होगी 1। ठीक है, यानी यहाँ पे जो एजर्शन है वो भी बिल्कुल करेक्ट है और जो रीजन है वो भी बिल्कुल करेक्ट है।
वन मिनिमम वैल्यू होती है, और वो इसीलिए होती है क्योंकि हमारा एमपीसी मिनिमम जो है वो 0 हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट आंसर। बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ एजर्सन। ठीक है, तो ये था आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है चेंज इन इन्वेस्टमेंट इफेक्ट्स, ठीक है, डैश। ऑप्शन ए एग्रीगेट डिमांड, ऑप्शन बी कंजम्पशन, ऑप्शन सी सेविंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए एग्रीगेट डिमांड। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड दैट इज एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। एडी किन चीजों से मिलकर बना है बेटा? सी प्लस आई से मिलकर बना है। सी मतलब कंजम्पशन और आई मतलब इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट भी चेंज आएगा तो आपके एग्रीगेट डिमांड में भी चेंज आ जाएगा। ठीक है, कंजम्पशंस और सेविंग्स पे जो इफेक्ट पड़ता है वो इनकम का इफेक्ट पड़ता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो इफेक्ट पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा? एग्रीगेट डिमांड पे पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन। इन्वेस्टमेंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? ऑप्शन ए है इनकम, बी है सेविंग, सी है इन्वेस्टमेंट और डी है सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो डिपेंड करता है उसका करेक्ट आंसर होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन से इन्वेस्टमेंट की बात करें? इन्वेस्टमेंट भी दो तरीके का होता है, एक ऑटोनमस और एक इंड्यूस्ड। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट वो होता है जो एडी में इंक्लूड होता है, सी प्लस आई वाला, which remain constant at every level of income which is not affected by the level of income। ठीक है, बट यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की बात करें बेटा, ये इन्वेस्टमेंट की बात करें इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है? which is affected by the level of income। जब आपको लगता है इनकम ज्यादा होगी तो आप अपना लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं, जब आपको लगता है इनकम कम होगी तो आप लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं। तो इसलिए जो इन्वेस्टमेंट है उसका डायरेक्ट रिलेशन है इनकम के साथ। इनकम ज्यादा तो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा, इनकम कम तो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कम। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा बेटा इनकम। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, इसमें भी एजर्सन और रीजन दिया है। एजर्सन में लिखा है द गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्स इन ऑर्डर टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। ठीक है, रीजन में दिया है व्हेन टैक्स आर इंक्रीजिंग it reduce the purchasing power of the public, thus reducing the aggregate demand। ठीक है, वही ऑप्शन both Ederson and reason are true and reason is the correct explanation of Ederson's। both are true but not correct explanation of Ederson's। Ederson is true, reason is false। Ederson is false but reason is true। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए ही होगा। इसमें both Ederson and reasons are true and reason is the correct explanation of Ederson। ठीक है, अब लॉजिक समझिए क्यों बेटा। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है? व्हेन पीपल आर प्लानिंग टू स्पेंड मोर देन प्रोड्यूसर आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस। ठीक है, मींस पीपल हैव मोर परचेजिंग पावर। लोगों के पास पैसा ज्यादा है, लोग खर्च करना चाहते हैं ज्यादा, बट आपका आउटपुट है कम। तो यहाँ पर कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? हम दो पॉलिसी फॉलो करते हैं, एक बजटरी पॉलिसी और दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो बजटरी पॉलिसी का कंपोनेंट है टैक्स। तो गवर्नमेंट को क्या करना है? यहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर को रिड्यूस करना है। इसलिए ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है लोगों के ऊपर रेट ऑफ टैक्स बढ़ा देगा। ठीक है, और जब रेट ऑफ टैक्स बढ़ेगा तो कहते हैं कि भाई एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगी, दूर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बेटा? क्योंकि जब रेट ऑफ टैक्स बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि लोगों को अपने इनकम का पहले की तुलना में अब ज्यादा टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा, which reduce their purchasing
पावर। जब परचेजिंग पावर कम होगी तो इकोनॉमी में ऑब्वियस सी बात है लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड भी कम होना शुरू हो जाएगा, एंड दैट इज हाउ गवर्नमेंट कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये जो 10 क्वेश्चन थे किसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। रीजन के साथ समझना है क्योंकि यही क्वेश्चन थ्योरी में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।